हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम से श्वसन क्या होता है या श्वसन किसे कहते हैं। अक्सर बच्चे सांस लेने की क्रिया को ही श्वसन समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सांस लेने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। इसकी इंग्लिश ब्रीथिंग होती है, यानी कि सांस लेना, जबकि श्वसन जो शब्द है उसकी इंग्लिश है रिस्पायरेशन। यानी कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप भोजन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जबकि श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है, यह बाहरी वातावरण से वायु को फेफड़ों में भरा जाता है, फिर फेफड़ों से वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। यह सामान्यतः एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि श्वसन क्या होता है, यानी कि श्वसन किसे कहते हैं। तो देखिए, जो श्वसन है इसकी एक परिभाषा है। परिभाषा में हम कह सकते हैं कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया को श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में जीवधारी क्या करता है, तो बाह्य माध्यमों से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, यानी कि भोजन C6H12O6 ग्लूकोज, और वातावरण से ऑक्सीजन यानी कि 6O2 को ग्रहण करता है। कोशिकाओं में इसी ग्लूकोज यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 प्लस जलवाष्प यानी कि 6H2O प्लस रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब यह जो रासायनिक ऊर्जा होती है, इसे उच्च ऊर्जा बंध के रूप में ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। तो यह रासायनिक ऊर्जा जो होती है उच्च ऊर्जा बंध, जिसको हम ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और इसका निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका जो है ATP का निर्माण होता है। अब इसी ATP के द्वारा ऊर्जा जो है जीवधारियों को आवश्यकता अनुसार मिलती रहती है। कैसे मिलती रहती है, तो ATP जो है ADP में बदलता है, और इसमें जो बंध होता है वो 3 बंध होता है, और इसमें जो बंध होता है वो 2 बंध होता है। तो यह उच्च ऊर्जा बंध होता है, यह थोड़ा सा उससे कम ऊर्जा का होता है। अब जब यह टूटता है तो टूटते समय इसमें एनर्जी निकलती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा का उपयोग जीवधारी अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन सजीवों में होने वाली वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस रासायनिक ऊर्जा को उच्च ऊर्जा बंधों यानी कि ATP के रूप में
माइटोकॉन्ड्रिया में इसका संश्लेषण होता है या निर्माण होता है, फिर इससे ऊर्जा को जो है निकलवाया जाता है और यही ऊर्जा जीवधारियों के काम आती है, सभी समस्त जैविक क्रियाओं में काम आती है। मांसपेशियों के संकुचन में, चलने में, दौड़ने में, भोजन के ऑक्सीकरण में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यह जो आप अभी पढ़े हैं ये पूरा प्रक्रम जो है भोजन को ऊर्जा में बदलने का ही है। तो श्वसन क्रिया में का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भोजन को ऊर्जा में बदलना। अब देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जैसे मान लें कि श्वसन जो है दो प्रकार का होता है। श्वसन को अगर बांटा जाए तो ये दो भाग में इसको बांट सकते हैं। एक आपका है अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, और दूसरा होता है आक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन क्या है, यह कहाँ होती है, और आक्षी श्वसन क्या है और यह कहाँ होता है। तो आक्षी श्वसन की जो क्रिया होती है वह कोशिका द्रव्य में होती है। अनाक्षी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, और जो आक्षी श्वसन की क्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांगों में होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही जनरेटर है, ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। एटीपी ऊर्जा सिक्का की तरह कार्य करता है, यानी एटीपी को खर्च करके और ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जिस रूप में एटीपी है उसी रूप में ऊर्जा नहीं मिलता है। इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे घर में ड्राम के अंदर गेहूं रखा गया है तो गेहूं की रोटी नहीं बन सकती है, लेकिन यह संतोष रहेगा कि घर में गेहूं है। जब जरूरत होगी तो उस गेहूं का आटा बनेगा, फिर आटे की रोटी बन सकती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में एटीपी जो ऊर्जा है यह उच्च ऊर्जा बंध के रूप में मौजूद रहता है, और जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है तो इस एटीपी को समझो उसी गेहूं की तरह आटे में यानी कि एडीपी में पीसना पड़ता है, फिर एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी से हमारा शरीर जो है कार्य करता है। यहाँ तक कि सभी मानसिक प्रक्रियाएं, हृदय का धड़कना, मस्तिष्क का सोचना विचारना, सभी में ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इतना बात अब क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे इसमें कि श्वसन जो है दो प्रकार का हो सकता है, एक अनाक्षी श्वसन और एक आक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन कहाँ होता है तो कोशिका द्रव्य में होता है, और आक्षी श्वसन कहाँ होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कई विशेष प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में होता है। तो श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है। अब देखेंगे आगे इसमें और क्या होता है अनाक्षी श्वसन में। तो इसमें O2 आवश्यक नहीं है, माने O2 की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, नहीं होती, और इसमें O2 की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा अंतर ढूंढते हैं, यह कोशिका द्रव्य में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कोशिका ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें जो ऊर्जा होती है बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है, और इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है अनाक्षी श्वसन का। तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें बहुत कम ऊर्जा। अगर एटीपी में ले तो अनाक्षी श्वसन में 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि आक्षी श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें जो है अंतिम उत्पाद बनता है, अभी पढ़े आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसका अंतिम उत्पाद होता है CO2 प्लस H2O,
जल होता है। और इसमें जो ऊर्जा की अधिकतम मात्रा होती है वह जो है आपका होता है 36 एटीपी। तो इस तरह से दोनों में अंतर होता है, ऊर्जा को लेकर भी और कहाँ होती है उसके आधार पर। इस तरह से दोनों में अंतर आप लोग अब समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे इधर विभिन्न जंतुओं में प्रमुख श्वसन अंग कौन कौन से हैं। तो जैसे देखेंगे फेफड़े, मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली एवं विभिन्न पशुओं में प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। पशुओं में जैसे गाय, बकरी, बैल, ये सब जो है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, हाथी, ये सभी में जो है फेफड़े द्वारा श्वसन क्रिया होती है। इसी तरह से त्वचा यानी कि स्किन द्वारा कौन कौन से जंतु सांस लेते हैं। तो देखेंगे मेढक, केचुआ। मेढक जब पानी के भीतर होता है तो वो स्किन द्वारा सांस लेता है। केचुआ मिट्टी के अंदर जब होता है तो वो भी स्किन के द्वारा ही सांस लेता है। अब देखेंगे आगे क्लोव्स यानी कि गिल्स। गिल्स द्वारा मेढक का लार्वा, जिसको टैडपोल कहते हैं, मेढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं, तो इसमें क्लोम द्वारा होता है। फिर मछली में भी क्लोम द्वारा होता है। प्राण यानी कि झींगा में भी क्लोम द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इसी तरह से श्वासनाल यानी ट्रेकिया, ये कीट वर्ग के जंतुओं में देखा गया है, जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच। तो इन सभी में जो है ट्रेकिया द्वारा श्वसन क्रिया होती है। अब ये ट्रेकिया क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी से लेकर बर जो होते हैं, जो डंस मारते हैं, उनमें जो है पिछले हिस्से में आप उसको थोड़ा सा हिलता हुआ देखे होंगे। तो उनकी त्वचा पर, स्किन के अंदर एक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये छिद्र जो है एक विशेष प्रकार की नलिकाओं के जाल के रूप में पूरे शरीर में फैले होते हैं। अब चूंकि सबसे रोचक बात इसमें यह है कि इन जीवों में न तो हीमोग्लोबिन होता है और न ही आरबीसी होती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन डायरेक्ट वातावरण से इन छिद्रों के द्वारा वायु पहुंच जाती है और पूरे शरीर में ट्रेकिया का जाल बिछा हुआ है। तो इस जाल के अंदर से होते हुए वो कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। वहां पर ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी नलिकाओं के जाल द्वारा इसके शरीर सतह से इन छिद्रों से बाहर निकल जाती है। तो इनमें जो है इसी प्रकार का यानी कि श्वसन नाल ट्रेकिया द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। अब देखेंगे सामान्य शरीर सतह द्वारा यानी कि स्किन सरफेस के द्वारा किसमें होता है, तो अमीबा में होता है, स्पंज में होता है एवं हाइड्रा में होता है। स्पंज और हाइड्रा ये सब समुद्री जीव हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो हाइड्रा में और स्पंज में श्वसन की जो क्रिया होती है शरीर सतह से ही संपन्न होती है। अब स्पंज का शरीर आप देखेंगे कि इस तरह से होता है और इसमें कई तरह से शाखाएं निकली होती हैं। ये बेस होता है आधार, और इस पे एक छोटा सा इस तरह का संरचना होता है, इसको बोलते हैं आस्कुलम। और शरीर पर कई छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसको बोलते हैं आस्टिया। तो इसमें नाल प्रणाली होती है। समुद्री जल इसके अंदर से इन छिद्रों से इसके पूरे शरीर में घूमता है। सारा जो ऑक्सीजन उसमें घुला होता है वो सब इसके शरीर में जाता है और अंत में जो है इस आस्कुलम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से स्पंज में इस प्रकार से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इसी तरह से देखेंगे जो पुष्ट फेफड़े होते हैं बुक लंग्स, ये मकड़ी और बिच्छू में पाए जाते हैं।
मकड़ी बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं और इनमें भी जो है आरबीसी नहीं पाई जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो इनमें मकड़ियों में क्या होता है, तो मकड़ियों में जो है देखिए 3 तरह का रुधिर हो सकता है, एक हीमोग्लोबिन युक्त, एक हीमोलिम्फ युक्त और एक हीमोसाइनिन युक्त। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, हीमोलिम्फ के कारण श्वेत या रंगहीन होता है और हीमोसाइनिन के कारण रुधिर का रंग नीला होता है। तो संभवतः बिच्छू में हीमोसाइनिन पाया जाता है और उसी में इसका जो है ऑक्सीजन का परिवहन वगैरह सब हो जाता है। तो चलिए आगे देखेंगे। मुख गुहिका यानी कि वकल कैविटी, तो यह मेढक में पाया जाता है। वयस्क मेढक जब पानी के बाहर होता है तो मुख गुहिका द्वारा नासा छिद्रों से जो है यह श्वसन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार यह विभिन्न जीवों में जो श्वसन अंग है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में श्वसन तंत्र किस तरह से कार्य करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। देखेंगे मानव में जो श्वसन तंत्र होता है उसका चित्र यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें नासा मार्ग द्वारा वायु जो है, वायु में मिश्रित ऑक्सीजन या ग्रसनी से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए अंत में जो है कहाँ पहुँच जाती है, वायु कोश में पहुँच जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो वायु का पथ होता है वो एक निश्चित मार्ग होता है और उस पथ को एक डायग्राम से समझा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले वायु नासा छिद्र द्वारा नासा गुहा में प्रवेश करती है, फिर वहां से ग्रसनी में जाती है, फिर कंठ में जाती है, वहां से फिर श्वास नली में पहुंचती है और श्वास नली से श्वसनी में आती है, फिर वहां से श्वसनिकाओं में जाती है, फिर अंत में कुपिकाओं में पहुंच जाती है। तो ये वायु का मार्ग है। श्वसन तंत्र जो होता है कई अंगों से मिलकर बना होता है। अब देखेंगे कि श्वसन अंग के कौन कौन से श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। तो पूरा ये अंगों का एक विवरण आपके सामने दिया गया है। अब इन अंगों में सबकी अपनी अहम भूमिका होती है और जो श्वसन प्रक्रिया है इसमें हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि इसमें ब्रीथिंग भी आती है। तो ब्रीथिंग में जो है हम केवल सांस लेना कहते हैं, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इन दोनों क्रियाओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सांस या वायु अंदर जाएगी वहां से यह फेफड़ों की अंत में वायु कोश में पहुंचेगी और अंत में कुपिकाओं में जब वो पहुंचेगी तो वहीं से असली जो है श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। अब देखेंगे जो कुपिकाएं हैं, यहाँ से कुपिकाओं में क्या होता है, रक्त होता है और रक्त में क्या होता है, आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या होता है, तो आरबीसी में आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन होता है, HB4 से इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को पकड़ के और कोशिकाओं में ले जाता है। कोशिकाओं में फिर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और वहां से ऊर्जा उत्पादन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। एक फ्लो में आप लोग इसको सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। वायु जो है फेफड़ों में पहुंची, अंतिम रूप से कुपिकाओं में पहुंची, कुपिकाओं में ब्लड होता है और ब्लड में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कोशिकाओं में ले जाकर इसको 2 भागों में तोड़ देता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अंत में ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित तो नहीं कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा में इसको
बदल दिया जाता है भोज्य पदार्थों को। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करती है एनर्जी को, यानी कि एटीपी जो होता है उच्च ऊर्जा बंद होता है। अब जैसे जीवधारियों को यदि ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो शरीर उस ऊर्जा को कैसे लेगा, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जो एटीपी है उच्च ऊर्जा बंद वाला होता है, इसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसमें 3 फास्फेट समूह होते हैं और जब यह टूटता है तो यह एडीपी में बदल जाता है, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। और जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा से हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं संपादित होती हैं। तो आशा करता हूं कि इतना क्लियर हो गया हो आप लोगों को। अब आगे देखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ऊर्जा सिक्का। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है कोशिका द्रव्य में होती है। ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें 36 से 38 एटीपी ऊर्जा के रूप में बनते हैं। अब देखेंगे अनॉक्सीश्वसन में केवल 2 एटीपी बनते हैं जो कि बहुत कम ऊर्जा होती है और इसका अंतिम उत्पाद ही जो है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर देखेंगे अधिक व्यायाम पर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है जिससे थकान महसूस होती है। अब देखेंगे जो किण्वन क्रिया है यह सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली एक प्रकार की का अनाक्षी श्वसन होता है जिसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। परीक्षा में जितना पढ़ाया गया है उसी के अंतर्गत क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। श्वसन किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। फिर दूसरा है आपका एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी को शरीर आवश्यकता अनुसार खर्च करके उसको एडीपी में बदलता है। मुद्रा का मतलब यहाँ सिक्का से है, तो इसको कहीं कहीं ऊर्जा सिक्का भी कहा जाता है। मतलब कि जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च होगा या खर्च के अनुसार जरूरतें पूरा होनी चाहिए। ये दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। अब जैसे ग्लाइकोलाइसिस का क्या है और कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस सभी पढ़े हैं कि कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु को पाइरुवेट के 2 अणुओं में तोड़ा जाता है, तो यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इसके बाद ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन में अंतर लिखिए। तो ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीश्वसन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अनॉक्सीश्वसन कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। और ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनॉक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीश्वसन के दौरान 686 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ किताबों में 673 किलो कैलोरी भी दिया रहता है। इसी तरह से अनॉक्सीश्वसन में बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से कुछ अंतर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके परीक्षा के लिए। वायु कोश का क्या कार्य है? तो वायु कोश में वायु पहुंचती है, वहीं पर कूपिकाएं होती हैं और इन्हीं कूपिकाओं के द्वारा आगे की प्रोसेसिंग होती है। इस तरह से आगे देखेंगे अधिक व्यायाम करने पर मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? तो अधिक व्यायाम करने से ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज पूरी तरह से एनर्जी में नहीं बदल पाता है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड शरीर को ऊर्जा उतना नहीं दे पाएगा, इसलिए हमें थकान का अनुभव होता है। फिर आगे देखेंगे 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ किताबों में 673 किलो कैलोरी दिया है, तो यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी के हिसाब से 686 ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो इस तरह से
आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।